हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे न्यूक्लियर सबमरीन कैसे पानी के अंदर तैरती है और पानी के अंदर कैसे चली जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पानी के अंदर कैसे लोग जो क्रूज मेंबर होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, जबकि आपने रॉकेट इंजन के बारे में तो सुना ही होगा। रैम जेट इंजन जो होता है पानी के अंदर वर्क नहीं करता, तो इसे कैसे लॉन्च किया जाता है पानी के अंदर से। साथ ही साथ हम समझेंगे DRDO ने जो नया डेवलपमेंट AIP सिस्टम डेवलप किया है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, वो क्या है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ओवरऑल व्यू समझ लेते हैं, थोड़ा सबमरीन के बारे में समझ लेते हैं कि उसका डायमेंशन कैसा होता है। जैसा कि आप जानते हो जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है। जैसे वहाँ लेंथ की बात कर ली जाए तो 574 फीट इसकी लेंथ होती है, और इसकी वहीं विड्थ की बात कर ली जाती है तो 76 फीट इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई की बात, और ऊंचाई की बात 38 फीट इसकी ऊंचाई होती है। देखिए ओवरऑल जो वेट होता है इसका, जो 48,000 टन तक इसका वेट होता है। समझ सकते हैं कि 3500 जो कार्स होती हैं उसके वजन के बराबर इसका वजन होता है। तो जो इसमें कॉस्ट आता है जो 40 बिलियन तक का इसका अंदर जो होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब कॉस्ट है इसका। और ये जो सबमरीन होती हैं जो न्यूक्लियर वॉर हेड लाने में भी सक्षम होती है। देखिए इसके थोड़े कंपार्टमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं, अंदर के कंपार्टमेंट्स के बारे में। देखिए जो इसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं 160 मतलब 160 कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग पर्पज से इसको बनाया जाता है। देखिए जो वर्किंग कंपार्टमेंट्स होते हैं वो 20 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से हो गया रेस्ट रूम हो गया, किचन हो गया, और जिम होता है, और रिएक्टर कंपार्टमेंट होता है। साथ ही साथ टर्बाइन कंपोनेंट हो गया, और लिविंग फैसिलिटी के लिए अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। देखिए जो सबमरीन का जो आगे का एरिया होता है, जो सबसे आगे का फ्रंट एरिया होता है, उसमें हम लोग सेंसर रखते हैं। उसमें सेंसर रहते हैं या जो सेंसर रहते हैं, और मिसाइलों को भी लोड किया जाता है। ये जो मिसाइल होती हैं जो प्रोटेक्टिव टाइप की होती है, मतलब डिफेंस के लिए इसको रखा जाता है। सबमरीन की डिफेंस के लिए इसको आगे की तरफ रखा जाता है, ताकि इसको किसी भी चीज़ के मतलब कोई भी इसको मतलब टारगेट ना कर सके, मतलब अपने डिफेंस के लिए इसको आगे की तरफ लोड किया जाता है। साथ ही साथ आगे जो होता है ना वो अल्ट्रासोनिक वेब सेंसर सोनार सिस्टम लगा रहता है। ये क्या होता है कि एक तरह का मतलब जो अल्ट्रासोनिक वेब्स छोड़ता है, ये वेब्स यहाँ से टकरा के रिटर्न आती है, तो इसको पता चल जाता है कि कहीं ऑब्स्टेकल है या कहीं कोई कंपोनेंट्स है जिससे वेब्स टकरा के आ रहे हैं। तो उससे वो स्पीड और डिस्टेंस अपन टाइम जो मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट कर देता है कि नहीं कितनी दूरी पे है ये जो टारगेट है। तो ये इसका सोनार सिस्टम के जरिए ही ये अपना कंट्रोल करता है। साथ ही साथ देखें बीच का जो कंपार्टमेंट होता है, वो मिडल का एरिया जो होता है सबमरीन का, वो कंट्रोल रूम होता है, जो कंट्रोलिंग और सर्वेलांस का काम करता है। तो ये उसके ओवरऑल जो हो गए हैं बीच के एरिया के भी। अब थोड़ा हम इसके इंजन के बारे में, ये चलती कैसे उसके बारे में समझ लेते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। देखिए न्यूक्लियर सबमरीन जैसा कि आप जानते हो, इसमें जो होता है रिएक्टर कंपोनेंट जो होता है ना, वो मेन कंपोनेंट वहीं से स्टार्ट होता है। कि देखिए हमने एक वीडियो बनाया है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, सेम एज इट इज वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट किया जाता, बल्कि टरबाइन को ऐसे ही रोटेट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी हम ओवरऑल समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए रिएक्टर कंपोनेंट्स वो होता है जहाँ से मतलब हीट को से मतलब वाटर को हीट किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और स्टीम से टरबाइन ब्लेड को घुमाया जाता है, और टरबाइन का एक साथ कनेक्ट होता है गियर बॉक्स से। देखिए गियर बॉक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो सबमरीन जो होता है ना, उसकी स्पीड स्लो डाउन, कभी स्लो कभी तेज या स्लो डाउन करना रहता है। तो इसके लिए हम लोग वेरिएशन करने के लिए गियर बॉक्स लगाते हैं, ताकि स्पीड को कम या ज़्यादा कर सके। उसी गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है इम्पेलर। इम्पेलर यही होता है जो आगे तक ये तरफ धकेलने का काम करता है सबमरीन को। तो ये इसका वर्किंग हो गया जो न्यूक्लियर सबमरीन में है। इसमें जो ऊपर का जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये हो गया रिएक्टर कंपोनेंट्स, उसके अंदर टरबाइन, उस टरबाइन शाफ्ट से फिर गियर बॉक्स से इम्पेलर। तो इसके थ्रू पावर मतलब ट्रांसमिट किया जाता है, जिसके थ्रू इम्पेलर रोटेट करता है। तो ये ओवरऑल न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में गया। देखिए अब थोड़ा हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में भी समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करती है। देखिए डीजल सबमरीन में कुछ नहीं, एक तरह का जनरेटर होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी से मोटर रोटेट करता है, और मोटर का वो शाफ्ट इम्पेलर से कनेक्ट होता है, सेम एज इट इज जैसा कि आपने न्यूक्लियर सबमरीन में देखा है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है जनरेटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो पानी के अंदर तो वर्क नहीं करेगा जनरेटर। तो ये जनरेटर को बाहर आना पड़ता है, सबमरीन को बाहर लाना पड़ता है, जनरेटर को चलाना, बस 2 से 4 घंटे चलाने के बाद बैटरी चार्ज होती है, बैटरी से फिर मोटर चलता है। तो ये इसमें जो सबसे ड्रॉबैक का काम होता है इसकी एयर, जो जनरेटर को सफिशिएंट एयर चाहिए चलने के लिए, वो सफिशिएंट एयर पानी के अंदर नहीं मिल पाता। तो इसके लिए इसको बाहर आना पड़ता है। साथ ही साथ उसका जो एग्जॉस्ट होता है उसको निकलने के लिए भी
इस पे से ये तो वो इसके ये सब प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हम लोग इसको बाहर लाना पड़ता है। देखिए जो बैटरी की कैपेसिटी की बात कर लीजिए तो जो इसके अंदर बैटरी यूज़ होती है अप्रॉक्सीमेट आपका 1 स्टेट तक चला ही सकती है, इतना ही कैपेबिलिटी की इसकी बैटरी होती है। देखिए जो नया जो डेवलपमेंट किया गया है, जो DRDO ने नया डेवलपमेंट किया है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि जो डेवलपमेंट किया गया है इसी को रखते हुए डीजल जो इलेक्ट्रिक सबमरीन है इसकी जगह रिप्लेस किया गया, इसको DRDO ने नया डेवलपमेंट क्या किया वो थोड़ा समझते हैं। देखिए DRDO ने AIP सिस्टम बनाया। AIP सिस्टम क्या होता है थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है कि ये जो ड्रॉबैक था जो बाहर आने वाला था, सबमरीन को बाहर लाया जाता था, इन्हीं को हटाने के लिए हमने क्या किया, AIP सिस्टम को डेवलप किया। अब AIP सिस्टम क्या थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए AIP सिस्टम कुछ नहीं होता है, एक तरह का बायो टॉयलेट होता है। जैसा कि आप टॉयलेट बाथरूम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। देखिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बस टॉयलेट बाथरूम जाने से नहीं होता, उसमें एक स्पेशल तरह का जो केमिकल होता है यूज़ करता है जो हाई क्वालिटी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो वो एक तरह का बायो टॉयलेट होता है। बायो टॉयलेट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी से बैटरी चार्ज करते हैं और उसी से हम लोग सब जो इम्पेलर है उसको चलाते हैं। तो ये इसकी हो गए एडवांटेज हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलाते हैं। देखिए ये सब बायो टॉयलेट जो होता है अपने रेलवे में भी यूज़ होता है, तो ये थोड़ा हाई क्वालिटी में लो मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जो अपने ट्रेनों में होता है मोस्टली। आजकल देखो नॉर्मली जो ट्रेनों में भी बायो टॉयलेट ही यूज़ करते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसके वेपन्स के बारे में, जो सबमरीन के अंदर जो वेपन्स होते हैं न्यूक्लियर, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों वेपन्स रखे जाते हैं। देखिए ऑफेंसिव और डिफेंसिव, देखो अट्रैक्टिव मूड और डिफेंस करने के लिए, डिफेंस करने के लिए जो आगे का एरिया होता है जिसमें वेपन्स रखते थे उसमें 52 बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है। तो ये जो ऐसी मिसाइलें होती हैं जो शॉर्ट लॉन्ग और मीडियम टर्म जो अपने मतलब सबमरीन की प्रोटेक्शन के लिए इनको मतलब रखा जाता है, आगे की तरफ लोड किया जाता है ताकि सबमरीन को कोई दूसरी सबमरीन टारगेट ना कर सके। तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए आगे की तरफ रखी। और जो ऊपर का एरिया होता है वहाँ पे देखेंगे तो उसमें भी मिसाइलें रखी रहती हैं। तो इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो जो सेकेंड वेपन होता है उसका देखिए 100 किलो टन तक ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं। तो ये इनको ऊपर के साइड पे रखा जाता है, सबमरीन के सिर्फ टॉप के एरिया जो होता है ना उस पे रखा जाता है ताकि वो आराम से वहाँ से टारगेट कर लिया जाए, निकल सके, आराम से बाहर की तरफ निकाला जा सके। तो इसीलिए उनको ऊपर की तरफ रखा जाता है जो ये वेपन्स होते हैं जो लॉन्ग रेंज के होते हैं। और देखिए इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो ये इतनी पावरफुल होती है कि 1 किलोमीटर की किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अंदर इतना सारा वेपन्स रहता है, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज का काम होता है सब जो उसका जेट इंजन होता है सबमरीन के अंदर। जब आप कोई भी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो जेट इंजन के ऊपर ही काम करती है। तो जेट इंजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो पानी में काम नहीं करता। तो फिर हम इसको कैसे लॉन्च करते हैं पानी के अंदर, देखिए वो थोड़ा समझते हैं। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो कैनिस्टर होता है, इसका मिसाइल का कैनिस्टर होता है, उसके नीचे हम लोग क्या कंप्रेसर के थ्रू एकदम प्रेशराइज एयर नीचे रख देते हैं। और ये प्रेशराइज एयर इतना कैपेसिटी प्रेशर से इसको फेंकता है कि इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट 49 माइल्स पर आवर, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड होती है कि ये बाहर की तरफ निकल आती है, तुरंत पानी से बाहर आ जाती है। इतना ज़्यादा 49 माइल्स पर आवर, तो इतना ज़्यादा स्पीड इसको इसलिए दिया जाता है ताकि इसको पानी से बाहर निकाला जा सके। एक बार पानी से बाहर आ गई तो उसका जेट इंजन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जेट इंजन स्टार्ट होने के 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप जानते हो जेट इंजन स्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद वो टारगेट की तरफ वो अप्रोच करती है। अब समझते हैं थोड़ा उसके अंदर जो क्रूज मेंबर रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्योंकि देखिए सबमरीन 3 दिन तक आप ऑक्सीजन के बिना तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। देखिए सबमरीन में जो होता है ना एक ऐसा यूनिट लगा रहता है जिसका नाम है AEOG। ये AEOG क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन जनरेटर, ये ऑक्सीजन जनरेटर होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली देखो इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मली 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक सॉल्यूशन के अंदर इसको डीप करते हैं जिसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रहता है, उसके अंदर इसको दोनों इलेक्ट्रोड को डाला जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर डिस्टिल वाटर, जो समुद्र सी से वाटर निकालते हैं उसको मतलब डिस्टिलेशन करते हैं, उसका प्योर करते हैं उसको, उसके बाद इसमें यूज़ करते हैं। इसी में से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों से इलेक्ट्रोड से पास होती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि आप जानते हो कि H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, तो इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाता है और जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है।
बाद में हम लोग जो ऑक्सीजन रहता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं एक सिलेंडर में, और सिलेंडर में कलेक्ट किया हुआ ऑक्सीजन हम लोग एक पाइप के थ्रू पूरे जो हॉल का एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, उसमें हम लोग उसको स्प्रेड कर देते हैं, तो सबको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है। और जो हाइड्रोजन जो हम लोग कलेक्ट किए वो हम लोग सबमरीन से बाहर निकाल देते हैं उसको, क्योंकि हाइड्रोजन बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, उसका वो यूज़ नहीं रहता। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, कि इसकी ऑक्सीजन जनरेटर की जो कैपेसिटी है वो 4000 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है 1 घंटे में, ये मशीन। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों, जो डीजल सबमरीन है और जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उसके बारे में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर सबमरीन तो अगर 4 kg आप यूरेनियम लोगे तो सेम पावर प्रोड्यूस कर लेगा, आप 4 लाख लीटर तक आप अगर डीजल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होता है। तो इससे बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि नहीं, आप डीजल सबमरीन ले रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो न्यूक्लियर सबमरीन का यही सब फायदे होते हैं। रिफ्यूलिंग की बात कर लिया, देखिए इसमें रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसमें कोई रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूरेनियम से चलती है तो इसको न्यूक्लियर पावर से जनरेट करती है, तो इसमें कोई भी रिफ्यूलिंग का काम नहीं होता। जबकि आपका डीजल सबमरीन में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। अब देखिए न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है कि ये 3 मंथ तक अंदर रह सकती है पानी के अंदर, 3 से 4 मंथ मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। और ये जो डीजल सबमरीन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये 3 डे तक ही रह सकती हैं अंदर पानी के, उसके बाद उनको बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये अपना डीजल स्टार्ट कर, जनरेटर स्टार्ट करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए इनको बाहर आना ही पड़ेगा। तो इनके साथ बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज हो जाता है, तो ये ड्रॉबैक होता है। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि जो सबमरीन होती है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो सबमरीन होती है कभी पानी के ऊपर तैरती है, कभी पानी के अंदर चली जाती है, तो ये कैसे कर लेती है अपने आप को, तो ये थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसा आप डायग्राम देख सकते हो, ये जो सबमरीन के जो बॉटम का एरिया, जैसा रेडेड जो आप एरिया देख रहे हो डायग्राम में, जो रेड एरिया दिया गया है, वो जो एरिया होता है ना, वो खोखला एरिया रहता है। उसके अंदर क्या हम लोग एयर भरते हैं, एयर फिल किया जाता है। जब उसके अंदर एयर पूरा फिल रहती है तो सबमरीन ऊपर की तरफ तैरती है, मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करती है। आप देखिए ट्यूब में हवा भर देते हैं तो कैसे वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर देता है, जैसे हवा निकल जाती है तो फिर वो नीचे चला जाता है। तो जैसा आप कोई भी पनडुब्बी है या कोई भी चीज़ हो, तो आप और ऊपर तैरती रहेगी जब तक उसके अंदर, देखो जब आप ऑक्सीजन उसके अंदर फिल किए उसके वेसल्स के अंदर नीचे, तो वो ऊपर तैर रही है। जब आप ऑक्सीजन को रिलीज कर दोगे, उसके अंदर वाटर भर दोगे, तो आप जानते हो वाटर जब भरेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, तो सबमरीन नीचे चली जाती है। तो यही इस प्रोसेस का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। नीचे कंपार्टमेंट 10 कंपार्टमेंट रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रेगुलेट करते हैं कि अगर आपको आगे का एरिया डुबाना है धीरे धीरे, तो आगे का जो कंपार्टमेंट उसको धीरे धीरे रिलीज कर दो उसका एयर, और उसके अंदर वाटर फिल कर दो, तो धीरे धीरे जो एरिया होता है उसके अंदर पानी भरने लगता है, वो सबमरीन नीचे की तरफ डूबने लगती है। तो अब जब नीचे डूब गई, अब उसको बाहर निकलना है सबमरीन को, तो क्या करती है, वो एक पंप के थ्रू जो पानी उसके अंदर फिल किया गया है उसको बाहर फेंक देती है, उसे समुद्र में डाल देती है। तो उसके अंदर एयर फिर से फिल हो जाता है, और एयर जब फिल हो जाता है तो उसका वेट लाइट होने लगता है, तो सबमरीन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये एक रेगुलेट किया जाता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको अंदर जाना है तो एयर जो उसके अंदर पानी फिल कर लिया, वाटर फिल कर लिया जाता है, तो वो अंदर चली जाती है। एक ओवरऑल व्यू समझ लो कि पानी उसके अंदर जब भर जाता है नीचे के बॉटम के एरिया में, तो अंदर चली जाती है। वही पानी को पंप से पंप करके बाहर फेंक दिया जाता है, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन हो जाती है, भर जाती है, तो वो लाइट वेट हो जाता है, तो उसके अंदर वो ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसे ही इसको मॉडरेट किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।